नमस्कार, मैं नंदराम पालीवाल, सहाचार्य राजनीति विज्ञान। आज इस वीडियो में अपन कार्यपालिका के कार्य एवं इसकी शक्तियों में अभिवृद्धि या वृद्धि क्या कारण है, इस पर चर्चा करेंगे। तो पहले हम चर्चा करते हैं कार्यपालिका के क्या क्या कार्य हैं। कार्यपालिका का कार्य क्षेत्र अत्यधिक विस्तृत होता जा रहा है। कार्यपालिका सरकार शब्द का एक तरह से पर्यायवाची बन गई है। गेटेल ने कार्यपालिका के 5 कार्य बतलाए हैं: कूटनीतिक कार्य, प्रशासनिक कार्य, सेना संबंधी कार्य, व्यवस्था संबंधी कार्य और अन्य न्याय संबंधी कार्य। लेकिन अब कार्यपालिका के प्रमुख कार्यों का विवरण कुछ बिंदुओं के अंतर्गत कर सकते हैं, जैसा कि आपकी स्क्रीन में दिख रहा है। पहला कार्य प्रशासन का संचालन। कार्यपालिका का सबसे पहला और महत्वपूर्ण कार्य देश का प्रशासन चलाना है। आंतरिक शांति और व्यवस्था बनाए रखना वह प्रमुख कार्य है जिसके लिए सरकार की स्थापना की जाती है। इस प्रयोजन के लिए कार्यपालिका पुलिस शक्ति रखती है जो इसके आदेशों का पालन करती है। यह रक्षा सेनाओं की भी व्यवस्था करती है ताकि बाह्य आक्रमणों से देश की रक्षा की जा सके। यह प्रशासकों की नियुक्तियां भी करती है। आंतरिक और बाह्य प्रयोजनों के लिए राष्ट्र नीति का निर्माण करना कार्यपालिका का ही कार्य है। दूसरा, कूटनीतिक कार्य। विदेशों के साथ उचित संबंध स्थापित करने का उत्तरदायित्व भी कार्यपालिका पर ही रहता है। इसके लिए वह विदेशों में अपने दूतावास स्थापित करती है, राजदूत नियुक्त करती है तथा अन्य देशों से आए राजदूतों का स्वागत करती है। आर्थिक, राजनीतिक तथा सुरक्षात्मक संधियां कार्यपालिका द्वारा ही की जाती हैं। विदेशों से सभी प्रकार के समझौते कार्यपालिका द्वारा ही किए जाते हैं। अब विधि निर्माण संबंधी कार्य। कार्यपालिका विधि निर्माण कार्य भी में भाग लेती है। इन कार्यों का क्षेत्र शासन प्रणाली के स्वरूप पर निर्भर करती है। अधिकांश राज्यों में कार्यपालिका को संसद का अधिवेशन बुलाने, स्थगित करने तथा निम्न सदन को भंग करने का अधिकार प्राप्त है। राज्याध्यक्ष ऐसे अध्यादेश लागू कर सकता है जिसका प्रभाव कानून के ही समान होता है। संसदीय शासन प्रणाली वाले देशों में कार्यपालिका ही विधि निर्माण में व्यवस्थापिका का नेतृत्व करती है। संसद द्वारा पारित विधेयक राज्याध्यक्ष के वीटो यानी निषेधाधिकार या वीटो के अधीन होते हैं। संसदीय शासन प्रणाली में संसद द्वारा पास किए गए अधिकांश विधेयक सरकारी विधेयक होते हैं। अध्यक्षीय शासन प्रणाली वाले देशों में भी सीमित रूप से कार्यपालिका विधि निर्माण को प्रभावित करती है। उदाहरण के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति कांग्रेस को संदेश भेज सकता है और विलंब निषेधाधिकार का प्रयोग कर सकता है। कार्यपालिका शक्तियों के भंडार में जिस बात ने सबसे अधिक योगदान दिया है वह है प्रत्यायोजित विधायन, क्योंकि संसद कोई ऐसा कानून पास नहीं कर सकती जो हर एक तरह से पूर्ण हो, अतः वह कार्यपालिका विभागों पर छोड़ दिया जाता है। वे समय समय पर परिपत्र, अधिसूचनाएं आदि जारी करके संसदीय विधायन में आवश्यक संवर्धन व अनुपूर्ण करें। अगला कार्य न्यायिक कार्य। आधुनिक युग में कार्यपालिका विभागों ने न्यायिक कार्य भी धारण कर लिया है। वैसे न्याय का कार्य न्यायपालिका का है। सभी देशों में राज्याध्यक्ष, जो राज्य का अध्यक्ष होता है, को यह शक्ति प्राप्त होती है कि वह अपराधियों को क्षमा करे, उनकी सज़ा में परिवर्तन कर दे या सज़ा कम कर दे। इसे क्षमा का परमाधिकार कहा जाता है। आजकल प्रशासनिक न्याय की धारणा का विकास हुआ है। विभागीय अध्यक्ष विभाग के कर्मचारियों के बीच झगड़ों को निपटाने के लिए ट्रिब्यूनल की स्थापना कर सकता है। यह भी संभव है कि मंत्रियों को ऐसी शक्तियां प्रदान की जाए कि वे अपीलीय ट्रिब्यूनल के रूप में कार्य कर सके। संक्षेप में प्रशासनिक न्यायालयों की स्थापना प्रशासनिक और न्यायिक संरचनाओं के बीच अनम्य विभाजक रेखा को खींचे जाने से रोकती है। अब वित्तीय कार्य।
शासन का वार्षिक आय व्यय निर्धारित करने का कार्य भी कार्यपालिका का ही है। राष्ट्रीय बजट पारित करना और आर्थिक व्यवस्था पर नियंत्रण रखना आदि विधायिका के कार्य हैं, परंतु इस दिशा में पहल एवं मार्गदर्शन कार्यपालिका ही करती है। कार्यपालिका इस बात का निर्णय करती है कि कौन से कर लगाए जाएं या उनको समाप्त किया जाए, किस कर की वृद्धि या कमी की जाए, या कौन से कर्ज की मंजूरी दी जाए या उसकी वसूली रोकना जाए। यह देखना कार्यपालिका का ही कर्तव्य है कि बजट की व्यवस्थाओं को संसद द्वारा पास किए जाने के बाद उन पर पूरी तरह से कार्य किया जा रहा है अथवा नहीं। विविध कार्य कार्यपालिका के अन्य कार्य भी हैं, जिनमें है उपाधियों का वितरण करना, राष्ट्रीय आयोजन करना, विदेशियों को नागरिकता के अधिकार प्रदान करना आदि। तो ये थे कार्यपालिका के कार्य। अब हम चर्चा करेंगे कि कार्यपालिका की शक्तियों में दिनों दिन वृद्धि होती जा रही है। तो कार्यपालिका की शक्तियों में जो अभिवृद्धि हो रही है, इसके क्या कारण है, इस पर चर्चा करेंगे। आधुनिक युग की कुछ महत्वपूर्ण प्रवृत्तियों ने कार्यपालिका की शक्तियों में दिन रात चौगुनी वृद्धि की है। लाग तथा रूसों ने अपने सामाजिक समझौते में सीमित कार्यपालिका तथा लोकप्रिय कार्यपालिका के सिद्धांत प्रतिपादित किए थे, किंतु यथार्थ में आधुनिक प्रवृत्तियों ने समस्त कार्यपालिकाओं को हॉब्स का यथार्थ अनुयायी बना दिया। मैक्रेडिस ने ठीक ही कहा था कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद अनेक तत्वों व प्रवृत्तियों ने राजनीतिक कार्यपालिका को शक्ति का प्रधान केंद्र बना दिया है। तो कार्यपालिका की शक्तियों में इतनी वृद्धि हो गई है, तो इसके क्या कारण है, इन पर चर्चा करते हैं। इसमें पहला है केंद्रीकरण। चाहे संघात्मक शासन हो अथवा एकात्मक शासन, केंद्रीकरण की प्रवृत्ति जोरों पर है। प्रशासन, राजनीतिक दल तथा सरकार के विभिन्न अंगों को देखा जाए तो स्पष्ट हो जाता है कि विभिन्न ढांचों का संतुलन केंद्रीकरण की ओर झुका हुआ है। अमेरिका और भारत जैसे संघों में केंद्रीय सरकार की शक्तियां निरंतर बढ़ती जा रही हैं। राज्यों की स्थिति केंद्रीय सरकार के अभिकर्ता जैसी हो गई है। केंद्रीकरण की प्रवृत्ति का अनिवार्य परिणाम यह रहता है कि उन समस्त अवैध शक्तियों का प्रयोग कार्यपालिका ही करती है जो संविधान के इतर विकसित होती है। दूसरा, समाजवाद। आधुनिक युग में दूसरी महत्वपूर्ण प्रवृत्ति समाजवाद अथवा लोक कल्याणकारी राज्य का आंदोलन है। प्रत्येक नागरिक यह चाहता है कि राज्य उसके लिए अधिक से अधिक लाभकारी कार्य करे। बेरोजगारी, आर्थिक प्रतिद्वंद्विता तथा उच्च जीवन स्तर का अभाव प्रत्येक देश की महत्वपूर्ण समस्याएं हैं। इन समस्याओं के निराकरण के लिए बड़े बड़े उद्योगों के राष्ट्रीयकरण तथा आर्थिक जीवन में राज्य का हस्तक्षेप आवश्यक हो गया। आज सभी सरकारें कृषि, उद्योग, व्यवसाय आदि क्षेत्रों में पर्याप्त रूप से कार्य कर रही हैं। राज्यों की कार्य वृद्धि का अनिवार्य परिणाम कार्यपालिका की शक्ति में ही वृद्धि होना है। राज्य के कार्य में जितनी वृद्धि होगी, कार्यपालिका के क्षेत्र में भी या उसकी शक्ति में भी इतनी वृद्धि होगी। अगला, अंतर्राष्ट्रीय और गृह संकट। वर्तमान युग संकटों का युग है। प्रत्येक देश की समस्याएं पेचीदा और जटिल है। उदाहरण के लिए भारत में बेरोजगारी, कभी अकाल, कभी सूखा, कभी बाढ़ जैसी भयंकर समस्याएं रहती है। अमेरिका में काले निग्रो तथा गोरों के सामंजस्य की भयंकर राष्ट्रीय समस्या है। इसी प्रकार चीन वियतनाम युद्ध, पश्चिमी एशिया का संकट, भारत पाक संबंधों की नाजुक स्थिति, भारत चीन संबंधों की जटिलता आदि कुछ ऐसे अंतर्राष्ट्रीय पेचीदे और संकट तथा झगड़े हैं जो कभी कभी युद्ध का रूप ले लेते हैं। युद्धों के साथ राष्ट्रीय जय पराजय जुड़ी रहती है। अतः संकट के इस युग में कार्यपालिका के हाथों में शक्ति का केंद्रीयकरण हो जाना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है।
हम सभी जानते हैं कि प्रथम और दूसरे विश्व युद्ध के समय लॉर्ड जॉर्ज तथा चर्चिल हिटलर और मुसोलिनी से कम नहीं थे। आर्थिक संकट के समय फ्रैंकलिन रूजवेल्ट अमेरिका के संवैधानिक अधिनायक ही थे। अगला बिंदु है नेतृत्व की आवश्यकता। राष्ट्रीय नेतृत्व राष्ट्रीय गौरव और प्रतिष्ठा का स्रोत होता है। दुर्बल नेतृत्व राष्ट्र को दुर्बल करने के साथ साथ राष्ट्रीय प्रतिष्ठा का ह्रास करता है। आज प्रत्येक देश की जनता गौरव और प्रतिष्ठा की आकांक्षा रखती है। कार्यपालिका ही राष्ट्र को सबल नेतृत्व प्रदान कर सकती है। संचार तथा आवागमन के साधनों का विकास। आधुनिक युग की एक महत्वपूर्ण विशेषता दूरी की कमी है। प्राचीन समय में संचार तथा आवागमन के साधनों के अभाव में कार्यपालिका का नियंत्रण तथा प्रभाव ढीला रहता था और विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति प्रशासनिक कार्य कुशलता के लिए अनिवार्य हो जाती थी। वर्तमान समय में कार्यपालिका तकनीकी यंत्रों की सहायता से अधिकांश कार्यों की देखरेख स्वयं कर सकने की स्थिति में है, स्वयं निर्देश दे सकने की स्थिति में है। राजनीतिक दलों का विकास। आज प्रत्येक देश में राजनीतिक दलों का विकास हो चुका है। प्रत्येक देश में कार्यपालिका अपने दल के नेता तथा प्रमुख वक्ता होती है। उसका दल उसकी नीतियों और कार्यों का समर्थन करते हुए उसके पक्ष में लोकमत तैयार करता रहता है। राजनीतिक दलों में कठोर अनुशासन पाया जाता है तथा वे सदैव अपने नेता के नेतृत्व में कार्य करते हैं। दलीय प्रथा की कठोरता ने कार्यपालिका को जहाँ जन समर्थन प्रदान किया है वहाँ अनौपचारिक दृढ़ता भी प्रदान कर दी है। व्यवस्थापिका की शक्तियों का पतन या कम होना या ह्रास। आधुनिक सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों ने व्यवस्थापिका के स्वरूप को ही बदल दिया है। व्यवस्थापिकाओं के सदस्य न तो समस्याओं की जटिलता को समझ पाते हैं और न वे स्वयं कानून बनाते हैं। कानून प्रशासकों के बंद कमरों में बनते हैं और संसद तो हाँ या ना करने वाली संस्था रह गई है। कार्यपालिका का नेतृत्व बहुमत एवं शक्ति के कारण संसद ना भी कर सकती है, वह एक रबड़ स्टाम्प मात्र बन गई है। रेमजे मोयर ने लिखा है कि मंत्रिमंडल की तानाशाही ने संसद की शक्ति तथा सम्मान को बहुत कम कर दिया। इस प्रकार हम संक्षेप में यही कह सकते हैं कि सभी देशों में कार्यपालिका ने विधायिका को पीछे ढकेलते हुए अत्यधिक शक्तियाँ हथिया ली हैं। लिप्सन ने लिखा है कि राज्य के कार्य में प्रत्येक वृद्धि ने कार्यपालिका कार्यों और शक्ति में वृद्धि की। धन्यवाद।